हाँ ठीक ठीक। हेलो। गुड हेलो मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सीएस डिपार्टमेंट फोर्थ सेमेस्टर। यस सर। आज चलिए बेटा, वेट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कीजिएगा। क्या सर? ज्वाइन कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर की स्टोरी है बाकी है ना। हेलो। 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 यस सर। स्टार्ट यस करें? सर। ओके चलिए। आपका जो सेकेंड यूनिट है उसका 60% कंपोनेंट आज अपन प्रयास करने का, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसमें आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही टाइटल है उस यूनिट का। स्केर्सिटी अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो पीपल कैन नॉट हैव ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट, यानी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर है। Deciding between two or more possible alternative object or action called on economic choice or decision among goods, service और resources. Suppose कीजिए आपकी पेइंग कैपेसिटी फॉर पेन 10 रुपीज है, अदर स्टूडेंट है उसकी पेइंग कैपेसिटी 6 रुपीज है, एक अदर जो इनकम ग्रुप है उसका वो 100 रुपीज तक का पेन पे कर सकता है, उसकी परचेजिंग पावर पेन के लिए उसकी इनकम का जो बजट है वो 100 रुपीज के आसपास है। तो अगर चॉइस नहीं होगी, अल्टरनेटिव उसका यूज नहीं होगा, तो फिर वो चॉइस नहीं है, फिर तो बाउंड है 100 रुपए। हर आदमी ईच एंड एवरी पर्सन नोट पे ए सिंगल पेन फॉर 100 रुपीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। The next best alternative the must be given up when a choice is made, not all alternative just the next best choice. ये कुछ डायग्राम्स हैं। You study late night for a final, the next day you are very sleepy, your opportunity cost is a good night sleep. ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए। बार्टर ट्रेड, तो जब करेंसी नहीं थी, स्पेशली जब पेपर करेंसी नहीं थी, और पेपर करेंसी से पहले जो आपका मेटल करेंसी था, चाहे वो ब्रॉन हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, वो ईच एंड एवरी पर्सन के पास अवेलेबल नहीं थे। तो बार्टर सिस्टम का मतलब है एक्सचेंज करना। हम भी एक्सचेंज ही करते हैं, लेकिन हम गुड्स के अगेंस्ट करेंसी एक्सचेंज करते हैं। उस टाइम गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज होती है। जैसे फार्मर के पास व्हीट है, पल्सेज हैं, और शॉपकीपर के पास एप्पल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या ईडेबल ऑयल्स है, या अदर गुड्स हैं। तो रफली एक आइडिया होता था कि व्हीट का ये वैल्यू है पर केजी या 100 केजी,
और वेजिटेबल या एप्पल या गुड्स का ये है, तो उसका एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लेकिन पर्सनल बॉन्डिंग या पर्सनल बिलीफ के बिहाफ पे वो डिसाइड करते थे कि इतने गेहूं की या इतने वीट की इतना वेजिटेबल आएगा। Direct trading or any exchange trade of goods and services between people without the use of money. Dependence. People depend on each other to provide goods and services occur as a result of specialization of production. पिछली क्लास में डिस्कस किया, ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जो सारे प्रोडक्ट खुद के रिसोर्सेज से प्रिपेयर कर रहा हो। कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहीं से मशीन आ रही है, कहीं से लेबर आ रहा है, कहीं उसके लिए मार्केट मिल रहा है, कहीं उसके लिए कैपिटल आ रहा है, कहीं से मशीन्स परचेज की जा रही हैं। ईच एंड एवरी कंट्री आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। Specialization. Production can often the best done by several or many people where each person specialized does only a part of the job, the part of that person is skilled to do. हर पर्सन का, हर इंडस्ट्री का अलग अलग है और वो अपने आप में स्किल्ड है जिसका वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं, मनी का मतलब ही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आपने कुछ पे किया, उसके अगेंस्ट आपको कुछ गुड सर्विस या कमोडिटी आपने ट्रांसफर की। मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच ए गुड लाइक सेल्स और मेटल कॉइन और pieces of paper that can be used to buy other goods and services. पेपर करेंसी क्या है? पेपर करेंसी एज ए बॉन्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर जो भी गवर्नमेंट जिस भी स्टेट या कंट्री की गवर्नमेंट है, वो ये रिटर्न में गारंटी पे, उस पेपर पे रिटर्न में गारंटी मेंशन करते हैं कि इस पेपर की कॉस्ट ये रुपीज है। एक्चुअली उस पेपर की वो कॉस्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने और थ्रू सेंट्रल बैंक के ये प्रॉमिस किया है कि इस पेपर की कॉस्ट ये है। तो आपके अलग चैप्टर है कि मनी कैसे प्रिंट होती है, किस पर्पस में प्रिंट होती है, क्या मनी अनलिमिटेड प्रिंट की जा सकती है, अगर मनी ज्यादा मार्केट में होगी तो उसके क्या लॉसेज हैं, कम है तो उसके क्या बेनिफिट्स है, सारी चीजें। सेविंग, not spending all of one's income, that part of income not used for consumption. आपके फैमिली में अर्निंग पर्सन की जो टोटल सैलरी है पर मंथ, उस सैलरी में से जो कुछ भी आफ्टर यूज एक सर्टेन अमाउंट जो पॉकेट में रहता है, वो सेविंग है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो LIC फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी म्यूचुअल फंड्स फॉर्म में हो सकती है, वो आपके सेविंग अकाउंट्स में हो सकती है, FD में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, मेटल में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। स्पेंडिंग, परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर सर्विस और सर्विस यूजिंग इनकम टू बाई फॉर कंजम्पशन। दो ही चीजें हैं, तो स्पेंडिंग है, सेविंग है। तो आप जो कुछ भी उस मनी से एक्सचेंज करके घर पे ला रहे हैं, वो सारा का सारा स्पेंडिंग है, उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और जो आपका नेट सेविंग है वो आपका सेविंग है। प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स पीपल हु यूज रिसोर्सेज टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, आल्सो वर्कर। प्रोडक्शन, द मेकिंग ऑफ गुड्स सर्विस यूजिंग रिसोर्सेज। तो प्रोड्यूसर्स कौन है? जो गुड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें इंक्लूडिंग वर्कर भी शामिल है, एंटरप्रेन्योर भी शामिल है। और प्रोडक्शन, जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज रॉ मटेरियल से तैयार की जाए। कंज्यूमर और कंजम्पशन, कंज्यूमर पीपल whose wants are satisfied by using goods and services. Consumption, using goods and services. तो consumer, we are consumer. Consumption, जिन गुड्स और सर्विसेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं डे बाय डे, वो कंजम्पशन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने डिस्कस किया था पिछली बार, 4 चीजें हैं, लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है और कैपिटल है। रिसोर्सेज यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनसे गुड्स और सर्विसेज बनाई जा रही है, वो सारे के सारे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
अपन डिस्कस किया था इनको। लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, लेबर, ह्यूमन रिसोर्स सच एज वेज, earning workers, capital plants and equipments used in the production of final goods such as assembling line, trucks, heavy duty machinery, factories, etc. Entrepreneur, the marshal of resources, the person or group that marshals resources in production in final goods, Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford, etc. Many examples. Ratan Tata, सबको देखो। Market, मार्केट पर्टिकुलर वो प्लेस है जहाँ लोग बाग एक्सचेंज करते हैं मनी और गुड्स का। एनी सिटिंग वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड करेंसी। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। अब ऐसी स्पेस की जरूरत नहीं है जहाँ बायर और सेलर आपस में गुड्स का पर्सनली एक्सचेंज कर सकें। ऑनलाइन परचेजिंग है, उसमें आप दूर से बैठ के भी ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगी। लेकिन उसमें भी सर्विस बॉय की तो रिक्वायरमेंट होगी ही, अल्टीमेटली आपके घर तक वो पहुंचाएगा। यस अगर वो गुड्स से सर्विस हो सकता है कि ऑनलाइन किया जाए। सब प्राइस, प्लेटफॉर्म हो वैल्यू गया ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस है सब प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जस्ट प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म भी एक भाई वो वर्चुअल भी हो सकता है, वर्चुअल फिजिकल भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्टेड इन मनी टर्म। जब हम कोई गुड्स का इवेल्युएशन करते हैं कि इस पे एमआरपी जब मेंशन करते हैं, वो प्राइस है। पेन की 10 हो सकती है, किसी गुड्स की 13 हो सकती है। जो प्राइस है, जो उसकी इवेल्युएशन किया गया है, और इवेल्युएशन किस ब्याह पे होगा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्सेस, तीनों मिला के। डिमांड, a schedule of how much consumer are willing and able to buy a product or service at each possible price during some time period. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डिमांड और नीड्स में डिफरेंस बताया था। डिजायर और वांट्स और नीड्स में डिफरेंस था। डिमांड और डिजायर में भी डिफरेंस है। मेरी डिजायर हो सकती है कि मैं कार बाई करूं, हाउस बाई करूं, या अदर होम अप्लायंसेज या ड्रेसेज, कुछ भी। वो डिजायर डिमांड में तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक आपके पास उसका पे करने की विलिंग यानी इच्छा। इच्छा मतलब अगर आप कोई 100 रुपीज की चीज बाई करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, इसका मतलब है आपकी जेब में 100 रुपए हैं, एबल टू बाई तो होना, और उसको एक्सपेंड करना। अगर मेरी जेब में 1000 रुपीज है और मैं उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए 100 रुपीज पे करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो मेरी डिमांड नहीं है, डिजायर है। ये बेसिक डिफरेंस है डिमांड एंड डिजायर में। तो शेड्यूल्ड ऑफ हाउ मच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई ए प्रोडक्ट और सर्विस एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग टाइम पीरियड। ऐसा भी नहीं है कि जैसे मेरी डिमांड वो तब तक नहीं होगा जब तक एक सर्टेन टाइम में पता है कि मैं रात को चाह रहा हूँ कि मैं 2 बजे 100 रुपए का पे कर दूं, लेकिन पता है कि रात को 2 बजे शॉप ओपन नहीं मिलेगी। उस टाइम पीरियड में जब आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, आप उसके लिए तैयार है पे करने के लिए, और सामने वो चीज अवेलेबल है। Like a schedule of how much producers are willing and able to produce and sell a product or service at each possible price during some time period. तो ये उसका डिमांड का अपोजिट है। डिमांड कंज्यूमर साइड से आ रही है, सप्लाई किससे है, प्रोड्यूसर साइड से है। तो अगर प्रोड्यूसर कोई गुड्स को, सर्विस को प्रोड्यूस करता है और वो उसको एक सर्टेन प्राइस पर एक टाइम पीरियड में सेल करना चाह रहा है, वो सप्लाई है। सपोज कीजिए आप अपने घर पे वेजिटेबल कर रखी है, तो वो आपकी सप्लाई का पार्ट नहीं। क्यों? आप उसको आप सेल नहीं करना चाहेंगे, आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ग्रो कर रहे हैं। तो शेड्यूल ऑफ हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग सम पीरियड टाइम।
competition. Rivalry among sellers to sell, supply goods and services, or among buyers to buy, acquire a service or goods. जब मार्केट में बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं, rivalry among sellers to sell, supply goods and services, or among buyers to buy, acquire a service or goods. बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, उसमें से खरीदेगा वो जिसके लिए प्राइस उसके परचेजिंग पावर में हो प्लस उसकी नीड्स हो. एंटरप्रेन्योर्स डिस्कस कर चुके हैं, द ह्यूमन रिसोर्स पर्सन हु assume the risk of organize the other productive resources to produce goods and services. Profit. The difference between the total revenue and total cost of producing and selling a good or service in a business, entrepreneur income. तो प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू इक्वल क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस प्राइस, टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ये आगे टर्म है आपके टीसी, एफसी और वीसी. इकोनॉमिक सिस्टम, the way a society organize the production, consumption and distribution of goods and services. Role of government, the economic action and result of government activities. किसी भी सिस्टम को, किसी भी ग्रुप को गवर्न करने के लिए एक सिस्टम रिक्वायर्ड है. वो चाहे आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि सरकार रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम करती है इंडस्ट्री स्टेब्लिशमेंट से लेके सेलिंग प्रोसेस तक, इंपोर्ट से लेके एक्सपोर्ट तक, प्लस उस एरिया या टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर है, सॉवरेनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा कौन तैयार करेगा? गवर्नमेंट करेगी. तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक और ईच एंड एवरी सिस्टम में, नॉट ओनली इकोनॉमिक, एनी सिस्टम. टैक्सेस, रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ मनी मेड ऑफ गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स. सरकार को जितना अमाउंट चाहिए, किस लिए? उस पब्लिक के लिए, उस बिजनेस पर्सन्स के लिए, उन कंट्री को रन करने के लिए, उनकी सॉवरेनिटी के लिए, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक की वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो मनी चाहिए, वो मनी के कलेक्शन के लिए सरकार टैक्स इम्पोज करती है. एग्जाम्पल वेट है, वेट की जगह आजकल जीएसटी है, प्रॉफिट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेरियस टैक्स है. टैक्स बेसिकली चीज क्या है कि रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ मनी मेड टू गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स. वो डायरेक्ट हो सकता है, वो इनडायरेक्ट हो सकता है. Credit, the purchase of something using a promise to pay in the future. The purchase of something using a promise to pay in future. जैसे आपने कार बाई किया, 5 लाख की कार है, आप 1 लाख रुपीज लेके गए, शोरूम वाले ने आपको 4 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करवा दिया कॉमर्शियल बैंक से, तो वो आपकी क्रेडिट है. बैंक ने आपको 4 लाख रुपए की क्रेडिट सैंक्शन कर दी. अब हर ईच मंथ के एक फिक्स डेट को आपके जो क्रेडिट है उसमें से जिससे आपने सेल किया उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. दिस इज क्रेडिट. अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनका कि आपको पॉकेट मनी के लिए 100 या 1000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, आप मम्मी से ले जाना चाहे पापा से ले जाना, वो आपकी क्रेडिट है. क्रेडिट के 2 टाइप हैं, तो वर्बल क्रेडिट है, एक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस डेट को ताकि आप उसको यूज कर सकें. तो बैंक जब आपको 4 लाख का लोन कर रहा है तो क्रेडिट आपको 4 लाख की सैंक्शन करा, लेकिन आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं, क्रेडिट ट्रांसफर करेगा. अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो कैपेबल पर्सन हैं, स्पेशली
18 to 60 एज ग्रुप के जो पर्सन है, जो काम करने के लिए, वर्क करने के कैपेबल है, उसको अगर काम मिल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिल रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है. द सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट करंट वेजेज बट करंट फाइंड जॉब्स. अगर मिनिमम सरकार ने वेज 300 रुपये डिसाइड कर रखी है और आपको कोई कह रहा है कि आप 50 रुपये में चलिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो एक्सप्लोटेशन है. मिनिमम वेजेज आपको जो सर्टेन किया है उस पे अगर आपको कोई काम पर ले रहा है वो जॉब है. नाउ ए डेज young people are not most unemployed due to difficult of finding a job. करंट सिनेरियो में वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ईच एंड एवरी कंट्री में है, कहीं कम कहीं ज्यादा है, कहीं 2% है, कहीं 3%, कहीं 5%. और कोविड की बात में तो ये परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड वाइड. स्टोरेज एंड सरप्लस. The situation resulting when the quantity demanded exceed storage or is less than shortage, the quantity supplied at the current price of goods, service and revenue. जैसे इंडिया की फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट है, मान लो 16 लाख मीट्रिक टन है और प्रोडक्शन होता है 220 लाख मीट्रिक टन, तो ये 4 लाख मीट्रिक टन है, ये डिमांड से ज्यादा है, तो ये स्टोरेज हो गया. इसका अपोजिट, अगर डिमांड 20 है, प्रोडक्शन 16 लाख मीट्रिक टन है, तो ये 4 लाख का जो गैप है ये आपका शॉर्टेज हो गया. इंसेंटिव्स, थिंग्स दैट मोटिव एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस. किसी को मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो हाउस होल्ड यानी घर में हो या बिजनेस में हो, उसका जो फिक्स रेम्युनरेशन है, फिक्स सैलरी है, उससे एक्स्ट्रा जो पे किया जाएगा वो इंसेंटिव है. और इंसेंटिव मोस्टली आपका किस पे डिपेंड होगा? आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा. प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉसेज एक्ट एज इंसेंटिव फॉर पार्टिसिपेंट टू टेक एक्शन इन ए मार्केट इकोनॉमी. प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉसेज act as incentive for participants to take action in a market economy. Productivity, the ratio of output, goods and or service to input, or the amount of output produced per unit of productive resources over a production period of time. अपने पिछली क्लास में भी देखा था, जो रॉ मटेरियल से तैयार माल होगा वो प्रोडक्ट है, वो आउटपुट है. इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल सारा का सारा इनपुट में कंसिडर होगा. इकोनॉमिक गोल्स, तो द ऑब्जेक्टिव दैट इकोनॉमिक पर्पस सच एज फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी. अपन ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि किसी भी इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं, आपको बताया था, अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो उसमें मैक्सिमम लोगों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड करना पर्पज है. अपने दो पॉलिसीज का डिस्कशन किया था, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. उन दोनों पॉलिसीज का अल्टीमेट पर्पज था कि सबको रोजगार मिले, एक स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक में ग्रोथ हो 4%, 5%, 6% पर ईयर, और एफिशिएंसी हो, मिसयूज नहीं हो. मार्केट फेलियर, सिचुएशन इन विच द outcome of the market is not efficient from society point of view, that is the market participant might have no market incentive to avoid polluting the environment. मार्केट फेलियर का सिस्टम आप यूं समझे कि जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है उनको अगर फुलफिल नहीं किया जाए, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं हो, ना कोई अदर प्रॉफिट्स नहीं हो, उस कंडीशन में मार्केट फेलियर है. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है? मेजर्स कंस्ट्रक्टेड टू शो वेयर द ओवरऑल इकोनॉमी हैज बीन, इज नाउ और इज गोइंग. एग्जांपल्स, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये कुछ इंडिकेटर्स है इकोनॉमी को मेजर करने के लिए. जैसे
एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? जितनी कम एम्प्लॉयमेंट रेट होगी, इसका मतलब इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है? कि लेस अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसका मतलब मोस्टली लोगों को काम मिला हुआ है। जब मोस्टली लोगों को काम मिलेगा तो उनको सैलरी, इंसेंटिव या वेजेज मिलेंगे। जब उनको इंसेंटिव, वेजेज और सैलरी मिलेगी तो नेचुरली वो कुछ चीज परचेज करेंगे। जब वो परचेज करेंगे तो इकोनॉमी में एक रोटेशन होगा, एक सर्कुलर फ्लो होगा, जिससे इकोनॉमी की एक्टिविटीज इंक्रीज होगी। जीडीपी ग्रोथ रेट यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब परफॉर्म नहीं करे। सी पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि मोरलेस 3 से 600 जो गुड्स और सर्विसेज है, जो ईच एंड एवरी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवनेस के लिए एसेंशियल है, उन सब का ओवरऑल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रेट में कितना फ्लक्चुएशन है, ये इंडिकेट करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका डियरनेस अलाउंस डिसाइड होता है। इन्फ्लेशन, ए persistent rise in overall price, मतलब कीमतों में लगातार अगर वृद्धि हो रही है वो इन्फ्लेशन है। ईच एंड एवरी कंट्रीज की सिचुएशंस डिफरेंट है, इसलिए हर कंट्री के लिए इन्फ्लेशन का परसेंटेज भी डिफरेंट है। इंडिया में अगर 5 से 6% तक इन्फ्लेशन है, इसका मतलब वो इकोनॉमी के लिए बेटर है। यूएसए में 1 से 2 या 3% तक इन्फ्लेशन है, इसका मतलब उनके लिए वो बेटर है। क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं होगा, बिल्कुल अगर लो लेवल पे इन्फ्लेशन होगा, इसका मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में डिमांड नहीं, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी अपने डिस्कस किया। पॉलिसी डन बाय ए सेंट्रल बैंक टू सपोर्ट द इकोनॉमी relating to supply of money, credit and interest rate। अपन ने डिस्कस किया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी 3 की पिलर्स है। एक तो मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, यानी मनी सप्लाई कितनी है, क्रेडिट कितनी है, यानी लोगों के पास कितना पैसा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फिस्कल पॉलिसी denoted by central spending authority of the government to support the economy relating to spending and taxes। कितना किस हेड में खर्च करना है और वो पैसा आएगा कहां से, ये डिसाइड करने के लिए आपकी फिस्कल पॉलिसी है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कस्टमर्स, बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन that are commonly found in an economy, often used to refer to specific agencies or organizations that have a particular economic objective। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को आप जितने बैंक्स हैं, जितने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपके बैंक हैं, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ईसीबी, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इकोनॉमी का एक मेजर कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है। ये जो इनकम हो रही है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। द वे नेशनल इनकम इज डिवाइड अमंग हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी, जो है उसको सभी सिटीजन्स में उस पर डिवाइडेड होना चाहिए। कोएफिशिएंट मेजर्स द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्री। अगर इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, एक गिवन कोएफिशिएंट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक पॉलिसी दी है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, समटाइम कॉल्ड 50 डिग्री लाइन। अगर इस लेवल पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये परफेक्ट है, ये लेस है और ये हाई है। इकोनॉमिक ग्रोथ,
कल अपन ने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों अलग टर्म है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, percentage increase of some overall measures of the economy such as GDP, per capita income, etc. हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ बोलिए बेटा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या और कुछ पूछना है तो पूछे आप, मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर। Yes, sir. है यस सर। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? नो सर। एनी स्टूडेंट? अगर किसी को कोई पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके जो आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसके कुछ 3-4 पॉइंट है, तो इंडक्टिव डिडक्टिव है, एक चॉइस है, एक सर्कुलर फ्लो है, और एक नेशनल इनकम के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। अगर क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है। नो सर, अभी तो नहीं है।